हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 यानी रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण पढ़ रहे थे, उसका सेकंड पार्ट। जी हाँ, मेरे दोस्त, पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, उसके बारे में जाना था डिटेल में। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक जैसे अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। बहुत सारे टॉपिक को हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। तो अब तक उस वीडियो को आप नहीं देखे हो तो आप चैनल पे जाकर देख लेना, या उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। चलो इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को पढ़ना। और इस वीडियो में आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा मात्र इस एक वीडियो से। अगले वीडियो से हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका अभ्यास का प्रश्न है उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखो, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में आप लोग के जो बुक में दिया हुआ है, देखो वो है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया जिसको आप अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हो, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया जिसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहा जा सकता है, और उसके अलावा अपचयन अभिक्रिया। इसके अलावा एक और अभिक्रिया के बारे में आप पढ़ोगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। बस इतनी अभिक्रियाओं के बारे में आप पढ़ोगे इस वीडियो में, या आप इस चैप्टर में कोई भी टीचर यही पढ़ाएगा आपको अगर आप 10th क्लास में हो तो। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि क्या रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती है उनका केवल यही प्रकार होता है, इतना ही प्रकार होता है, या इसके अलावा और भी प्रकार होता है? तो देखो, आप अभी 10th में हो, 10th लेवल पे इतनी चीज़ें आपके लिए सफिशियंट है, जितनी चीज़ें उतनी आपको पढ़ना है। अगर ये क्वेश्चन उठता है कि क्या रासायनिक अभिक्रियाओं का यही प्रकार है, इतनी ही रासायनिक अभिक्रिया है, तो नहीं यार, मतलब बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया है। आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, आगे जाओगे, अगर बीएससी करते हो तो मतलब बहुत सारी, इतनी एक गिना जा सकता है। कहने का मतलब कि बहुत सारी हैं, लेकिन बस आपको जितना है उतना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में। जो पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, इससे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। यहाँ हम लोग नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे है संयोजन अभिक्रिया। देखो, ये पूरा का पूरा हमने नोट्स बना रखा है। ये नोट्स भी हमारी जो एप्लीकेशन है ना, यूपीएमएसपी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यूपीएमएसपी स्टडी, STUDY, यूपीएमएसपी स्टडी नाम से ये गूगल प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। आप सर्च कर डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे ये चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं ये पूरा का पूरा नोट्स डाल दूंगा, फ्री में आपको वहाँ पे मिल जाएगा ये पूरा का पूरा नोट्स। तो चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया की संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। देखो, यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि ऐसी अभिक्रिया, ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल मीन्स एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है कि जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, और अब यहाँ पे अभिकारक शब्द आया है तो मैंने पिछले वीडियो में बता चुका है कि अभिकारक क्या होता है। जैसे कोई भी हम अभिक्रिया लिखते हैं, जैसे ये अभिक्रिया लिखी गई है तो तीर के जो इधर वाली चीज़ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अभिकारक, ठीक है। और जो इनसे निर्माण होता है इधर जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं क्या, उत्पाद या प्रोडक्ट, ठीक। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, इसमें कम से कम, जैसे ये एक अभिकारक, ये एक अभिकारक, दो अभिकारक है ना, तो कम से कम दो अभिकारक रहने ही चाहिए। दो या दो से अधिक अभिकारक जिसमें मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है, और मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहाँ जो पदार्थ निर्मित होगा वो केवल अकेला निर्मित होगा, क्यों, दो तीन ठे नहीं होगा। उसी को हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। सिंपल है, ये डिफिनीशन है और ये उदाहरण है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल यानी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दो आपके अभिकारक मिलकर एक उत्पाद यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। सिंपल, काम खत्म, यही है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। आपके जो बुक है आपकी ना NCERT वाली, उसमें ये क्रियाकलाप 1.4 कर ये आपका मतलब पूरा का पूरा समझाया हुआ है संयोजन अभिक्रिया के बारे में। तो आप ये क्रियाकलाप पढ़ लेना। देखो, यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है, यहाँ मैं आपका बुक भी रखा हूँ, देख सकते हो। यहाँ पे ये क्रियाकलाप 1.4 लिखा हुआ है और यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये क्रियाकलाप किया। इसमें क्या किया है कि जो
बिना बुझा हुआ चूना होता है जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, उसके साथ जल की अभिक्रिया करा रहे हैं और जल की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं, ये प्राप्त होता है और उसमें प्राप्त होता है। तो उसी की ये मतलब क्रियाकलाप किया है, यानी एक तरह से बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट किया है। तो आप इसको पढ़ते रहना। हालांकि यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा सा नोट लिखा है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है देखो, यहाँ पे लिखा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का, ओके, मतलब ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी जो बिना बुझा हुआ चूना है उसका जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और साथ साथ उसके साथ साथ उष्मा भी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे देखो लिखा क्या गया है, उस ऊपर जो ये अभिक्रिया है इसी के बारे में, ठीक है। लिखा गया कि ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, ओके। यानी जो यहाँ पे इस अभिक्रिया के फलस्वरूप ये जो प्राप्त हुआ है बुझा हुआ चूना, इसका जो उपयोग होता है दीवारों पे सफेदी करने के लिए उपयोग होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा आपके गांव में मतलब चूने से दीवारों की क्या हो जाती है, पुताई हो जाती है। मतलब पेंट कराने पर किसी के पास पैसे नहीं होते क्योंकि पेंट कराने में बहुत खर्च आता है, पुट्टी उट्टी मारना। तो लोग मतलब नॉर्मली जैसे प्लास्टर के बाद मतलब ये क्या होता है कि चूने से रंगाई कर देते हैं, तो वही ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। क्लियर। तो वही यहाँ पे लिख रहा है कि ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है, ओके। जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है यह क्या होता है कि वायु में उपस्थित जो हवा है, वायु है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी उपस्थित है भाई, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, हमारे पर्यावरण में सारी गैसें अवेलेबल है। तो कह रहा है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है यानी जो बुझा हुआ चूना होता है, जब इसको हम दीवारों पे मतलब इसकी पुताई कर देते हैं तो वह क्या करता है कि मतलब वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट का परत एक बना लेता है और दीवारों पे चिपक जाता है, ठीक है। यही सिंपल इस मतलब इसमें क्या आप जानते हैं, इसमें यही चीज़ें बता रहा है, ठीक है। चलो बस यही चीज़ है, आप पढ़ते रहना। बाकी यहाँ पे और भी संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है, जैसे यहाँ देखो कार्बन जो सॉलिड रूप में है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, ये तो हमने अभी देख ही लिया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है क्योंकि देखो यहाँ हम लोग के दो उत्पाद हैं, ठीक है, और मिलकर दो अभिकारक हैं, ये मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। उष्मा को हम लोग उत्पाद में नहीं लेते हैं, सिंपल। और इधर और भी उदाहरण दिए होंगे, इधर कई सारे उदाहरण है, तो आप वो पढ़ते रहना। हम लोग अब नेक्स्ट अभिक्रिया पे चलते हैं। तो ये थी हम लोग की संयोजन अभिक्रिया की, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। अब हम लोग चलते हैं वियोजन अभिक्रिया पे। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। और जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत होती है। जैसे संयोजन अभिक्रिया क्या थी कि इसमें दो या दो से अधिक, जैसे मैं दो ही लेता हूँ, मान लो ए और बी, ये दो हम लोग के क्या हो गए, अभिकारक हो गए, ये मिलकर एक एकल उत्पाद जैसे ए बी का निर्माण कर दे, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गई, ठीक। वियोजन अभिक्रिया बिल्कुल अब इसके विपरीत होगी। जो वियोजन अभिक्रिया होगी इसमें एकल उत्पाद जैसे ए बी, कोई एकल उत्पाद है, एकल अभिकारक है, यह क्या करेगा कि टूटकर कम से कम दो उत्पाद का निर्माण करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जैसे इधर मैं आता हूँ, एक मिनट, ओके, चलो यहाँ मैं साइड में आ जाता हूँ, इसको थोड़ा मैं मोड़ लेता हूँ। यहाँ पे देखो, ओके, लेकिन उससे पहले वियोजन अभिक्रिया से पहले थोड़ा यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में जान लेते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। देखो अभी हमने देखा कि जो कैल्शियम जो CaO कैल्शियम ऑक्साइड है यानी बिना बुझा हुआ चूना है, वो क्या होता है कि जल के साथ अभिक्रिया कर कर, किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया कर कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और प्लस यहाँ उष्मा का निर्माण करता है। अभी हमने ये अभिक्रिया देखा। तो यहाँ पे देखो ऐसी, ये तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है कि मतलब दो यहाँ पे कम से कम दो हैं क्या हम लोग के अभिकारक, ये मिलकर यहाँ एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। मैंने बताया कि उष्मा को हम लोग उत्पाद में नहीं जोड़ते हैं, तो यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो संयोजन अभिक्रिया में ऐसी एक तो नॉर्मल ऐसे भी मिल जाएगा। हम लोगों ने एक और उदाहरण देखा कि जैसे आप लोग का जो कार्बन था वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था। तो एक तो सिंपल ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है।
तो ये सिंपल, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि भाई ये ऊष्मा भी निर्माण कर रहा है, तो कितने लोग समझेंगे कि यहाँ एक और दो उत्पाद बन रहा है तो इसका मतलब ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है। लेकिन ऊष्मा को हम लोग मतलब उत्पाद नहीं मानते हैं, तो यहाँ केवल ये एक उत्पाद है, इसलिए यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखो यहाँ इस संयोजन अभिक्रिया में क्या हुआ कि उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण हो, वह क्या होती है कि वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखना कि ऐसी अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण हो या ऊष्मा भी उत्पन्न हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल, ये इसकी डिफिनीशन है। और उदाहरण के तौर पे देखो ऐसे, मतलब CaO प्लस H2O, ठीक है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ ऊष्मा प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। या यहाँ CH4 जिसको मेथेन बोलते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कर देखो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जल का निर्माण कर रही है प्लस ऊर्जा का निर्माण करे। तो देखो यहाँ ऊष्मा से मतलब आग से नहीं है, ठीक है, ठीक है, ऊष्मा में आपका ऊर्जा भी आ जाएगा, ठीक, तो यहाँ ऊर्जा का निर्माण कर रहा है, तो ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। क्लियर? तो आशा करता हूँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग का जो श्वसन है ना, श्वसन की क्रिया जो हम लोग करते हैं, वो भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसको भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम लोग के श्वसन में भी क्या होता है कि ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में एक ऊर्जा बनती है जो हमारी कोशिकाओं को जीवित रखती है, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम, और ये पूरी की पूरी अभिक्रिया है, ठीक है, ये पूरी की पूरी क्या है, अभिक्रिया है हमारे श्वसन की, तो इसको भी आप याद रख सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्लियर हो गया होगा। अब चलो हम लोग वियोजन अभिक्रिया पे चलते हैं, जो संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। देखो वियोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि जैसे देखो यहाँ एकल, यहाँ पे देखो एकल अभिकारक है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ एकल अभिकारक यहाँ दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है। यानी यहाँ पे क्या कर रहा है कि एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, और संयोजन अभिक्रिया में बिल्कुल इसके विपरीत था। दो या दो से अधिक, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे थे संयोजन अभिक्रिया में, तो संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एक उत्पाद का, एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। तो ये दो, मतलब जो संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया होती है एक दूसरे के विपरीत होती हैं। क्लियर? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें देखो एकल मीन्स एक अभिकारक अभिक्रिया के फलस्वरूप दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करे, वह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 को हम लोग क्या करते हैं कि गर्म करते हैं, तो ये CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण करता है। और उसके साथ साथ यहाँ एक और उदाहरण है, जैसे H2O है। H2O को प्रयोगशालाओं में यानी जल को हम लोग प्रयोगशाला में, हम लोग तो नहीं, कंपनियाँ करती हैं कि अधिक विद्युत धारा के आधार पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देती हैं। सिंपल। चलो, तो ये हो गया आपका क्या, वियोजन अभिक्रिया। इसके अलावा और भी आपके मतलब बुक में वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण दिए होंगे, और साथ ही इधर होगा, शायद मैं ऐड किया हूँ कि नहीं किया हूँ, इसका एक्सपेरिमेंट देखो, इसका यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी, यहाँ पे देखो ये एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पे सब किया गया है इसका। ठीक है, तो आप इसको देख लेना। बाकी मैं चलता हूँ नीचे, यहाँ नोट में लिखा गया है कि वियोजन तथा संयोजन अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत होती हैं। चलो आगे चलते हैं। अब देखो हम लोगों ने पीछे देखा कि जब जो कैल्शियम ऑक्साइड और जल था अभिक्रिया कर रहा था, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना का निर्माण कर रहा था और साथ में ऊष्मा का निर्माण कर रहा था। ठीक है, यानी उत्पाद में ऊष्मा हमें प्राप्त हो रही थी। ऐसी भी बहुत सारी अभिक्रियाएं होंगी जिसको करने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता हो। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें हमें, मतलब अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो, वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कर रही थी, क्योंकि ऊष्मा का अवशोषण कर रही है। और जहाँ ऊष्मा का निर्माण हो वो तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसको हमने अभी पढ़ लिया है पीछे। तो यहाँ पे देखो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, तो देखो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों को वियोजित, अभिकारकों को यानी जो ये तीर के इधर वाले हैं अभिकारक, ठीक है, अभिकारकों को वियोजित करना यानी तोड़ना एक तरह से। ठीक है, वियोजित करने के लिए ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह ऊष्मा
सोसी अभिक्रिया कहलाती है, सिंपल। ठीक है, और यहाँ पे देखो जैसा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को मतलब गर्म कर कर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ा जा सकता है, यहाँ पे CO2 होगा। ठीक, तो यह एक किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यह एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण तो है ही, और साथ ही एक क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का भी उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसको तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है, और ऐसी अभिक्रिया मतलब जिस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, सिंपल। तो यहाँ पे ऊष्मा तो हम लोग एक तो सीधे ताप दे सकते हैं। ठीक है, देखो सूर्य का मतलब ऊष्मा में हम लोग का एक तो सीधे सीधे ताप आ जाएगा, उसके अलावा सूर्य का प्रकाश भी आ जाएगा, उसके अलावा विद्युत धारा भी आ जाएगी, क्योंकि विद्युत धारा भी क्या करती है कि ऊष्मा का निर्माण करती है, ऊष्मा जनरेट करती है। तो इस प्रकार हम लोग क्या बोलेंगे कि जहाँ मतलब ऊष्मा के द्वारा यहाँ वियोजन हो उसको ऊष्मीय वियोजन कहेंगे, जहाँ प्रकाश के द्वारा वियोजन हो उसको प्रकाशीय वियोजन कहेंगे, और जहाँ विद्युत धारा के द्वारा वियोजन हो उसको विद्युतीय वियोजन कहेंगे, सिंपल यही है। बाकी ये सारी की सारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अंतर्गत ही आती हैं, सिंपल, आपका काम खत्म। ठीक, तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया और इसके अंतर्गत आने वाली ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और अभी हमने पढ़ा पीछे वियोजन अभिक्रिया और उसके अंतर्गत आने वाली ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये 4 अभिक्रियाएं आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप लिख भी लेना इनको। ठीक है, आप इनको अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में लिख लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, अगली अभिक्रिया देखते हैं। मैं इधर इस बगल आ जाता हूं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है, आपके NCERT के पेज नंबर जो 11 है उस पे ये प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न इसमें है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। ओके, पदार्थ X का नाम तथा उसका सूत्र लिखिए। ओके, पहला क्वेश्चन है कि कोई पदार्थ है X, हमें पता नहीं हो X कोई भी पदार्थ है, कोई भी विलयन है, उसका उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। सफेदी यानी वही मतलब पेंटिंग एक तरह से दीवारों पे। ठीक है, तो भाई अभी हमने देखा वो पदार्थ कौन सा होता है, उसका हमें उस पदार्थ X का हमें नाम लिखना है, तो और उसका सूत्र भी लिखना है। तो भाई हम लोग का क्या होता है? बुझा हुआ चूना, उसी का तो उपयोग हम लोग सफेदी करने के लिए करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? कैल्शियम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैल्शियम, हाँ ये है हाइड्रा हाइड्रोक्साइड, इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड हो गया, और इसका अगर हम लोग फार्मूला देखें, फार्मूला इसका नाम हो गया ये, क्योंकि हमें नाम का है, और फार्मूला तो CaOH ट्वाइस, सिंपल, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पे कि ऊपर यानी ऊपर इसमें एक में यानी यहाँ लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। ओके, यहाँ ऊपर एक में लिखे पदार्थ की, ओके, यहाँ हमने जो पदार्थ लिखा ये CaOH ट्वाइस, इसकी हमें जल के साथ अभिक्रिया बताना है। जैसे CaOH ट्वाइस की हमें जल H2O के साथ अभिक्रिया बताना है कि इसकी हम लोग जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। देखो चलो इसकी अभिक्रिया कराते हैं। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गई, ये जल हो गया। यार ये अभिक्रिया कैसे होगी? ये तो अभिक्रिया नहीं हो पाएगी मुझे लग रहा है। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा हमने गलत कर दिया, हाँ गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ क्योंकि जल से अभिक्रिया नहीं हो पाएगी, तो यहाँ देखो किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। यानी किसी कोई पदार्थ है X, उसके विलयन का उपयोग, ऐसा नहीं कि विलयन का। तो हम लोग यहाँ आंसर में होगा वो, इसका जो आंसर होगा ना कि पदार्थ X का नाम तथा सूत्र लिखिए, तो उस पदार्थ X का नाम CaO होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, क्योंकि ये बिना बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना इसको बोलेंगे। ठीक है, अब इसका बिलियन का उपयोग हमें बोल रहा है, तो हमें बिलियन के बारे में नहीं लिखना है, यहाँ हमें बिलियन के बारे में ही लिख लिया। जब इसके साथ जल की अभिक्रिया कराएंगे तब इसका बिलियन प्राप्त होगा, तो हमें उसको नहीं बोल रहा है, हमें CaO यानी बिना बुझा हुए चूने की फार्मूला लिखने को बोल रहा है। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ उस पदार्थ X का नाम हम लोग का क्या होगा? बिना बुझा हुआ चूना, यानी मतलब इसको ऐसे तो साधारण में बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम बोल देंगे क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ उसका नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड और फार्मूला होगा CaO। अब इसकी हम लोग की जल के साथ अभिक्रिया कराना है, क्योंकि सेकंड प्रश्न में बोला है कि
ऊपर यानी एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया, तो इसकी हम लोग जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो जल के साथ अभिक्रिया CaO की हम लोग वही जल के साथ H2O के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो हम लोग का क्या होगा CaOH ट्वाइस, यानी बिना बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाएगा, यानी इसका विलयन ये प्राप्त हो जाएगा और साथ में ऊष्मा का भी निर्माण होगा। सिंपल, यही था इस क्वेश्चन में। बाकी ये सेकेंड क्वेश्चन एक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ आगे हम लोग आते हैं, 1 मिनट इधर मैं आ जाता हूँ। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे, क्या, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। जी हाँ मेरे दोस्त, नेक्स्ट जो अभिक्रिया होगी वो होगी हम लोग की विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, देखो सिंपल, यहाँ डिफिनीशन क्या लिखा गया है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहाँ पे जो जिंक है, कॉपर सल्फेट को, ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है और खुद यहाँ कॉपर की जगह खुद यहाँ पे देखो जिंक आ जा रहा है और कॉपर को यहाँ अलग कर दे रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, मतलब विस्थापित कर देना, हटा देना। जैसे जिंक की अभिक्रिया जब हम लोगों ने कॉपर सल्फेट से कराया तो कॉपर को हटाकर इसके जगह पे यहाँ पे देखो जिंक आ गया, ठीक है, कॉपर यहाँ पे हट गया है। तो यही होती है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापित करना। सिंपल डेफिनेशन ऐसे लिखोगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर दे, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। या क्रियाशील नहीं भी लिखना चाहते हो तो सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो कैसे, मतलब कैसे आप कहोगे कि ये जिंक ने, मतलब कॉपर सल्फेट के विलयन से ये जिंक कॉपर को विस्थापित ही कर देगा, कैसे? तो ये अभिक्रियाशीलता पे डिपेंड करता है। जो अभिक्रियाशील तत्व रहेगा, ठीक है, वह क्या करेगा कि कम अभिक्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। जैसे जिंक क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर की अपेक्षा, तो जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, ठीक। तो ये कैसे पहचानोगे कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो उसके लिए ये सारणी है, ये आप याद कर लो, आपके हमेशा ये सारणी काम आएगी। आप मतलब आगे चलोगे 11th कक्षा में या फिर 12th कक्षा में, मतलब हर जगह ये काम आएगा। तो इसमें देखो ये सारणी में हमने सक्रियता श्रेणी की सारणी बनाई हुई है। सबसे ऊपर यहाँ धातुएं हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसी तरह ये नीचे तक आ जाओगे तो यहाँ पे AgAu, Ag को हम लोग सिल्वर बोलते हैं, Au आपका गोल्ड होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो आपका, ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान दो, सबसे अधिक अभिक्रियाशील, मैंने यहाँ पे लिखा है सबसे अधिक अभिक्रियाशील, यानी जो सबसे ऊपर है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है और जो सबसे नीचे वो सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है। यानी ऊपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व, उससे ये थोड़ा कम, उससे ये थोड़ा कम, उससे थोड़ा, इसी तरह ये घटते क्रम में नीचे की तरफ मैंने लिखा हुआ है। यानी इसका मतलब क्या है, देखो इसी अभिक्रिया के उदाहरण में देखो, जैसे कॉपर सल्फेट है तो कॉपर कहाँ है, यहाँ पे है। अब जिंक कहाँ, देखो जिंक इसको विस्थापित करें, यानी जिंक की अभिक्रियाशीलता अधिक होगी, कॉपर से ऊपर जिंक होगा। देखो यहाँ पे जिंक है, यहाँ ऊपर है, कॉपर से ऊपर है, यानी इसकी अभिक्रियाशीलता अधिक है कॉपर की अपेक्षा, इसलिए जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा दे रहा है। यही मतलब ऐसा नहीं कि कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को हटाएगा, ये संभव नहीं है। क्लियर? अधिक अभिक्रियाशीली, यानी कह सकते हैं कि अधिक बलवान व्यक्ति ही, मतलब गरीब व्यक्ति को या कमजोर व्यक्ति को जो मतलब जिधर चाहे घुमाकर फेंक सकता है। इस उदाहरण, मतलब इस माध्यम से समझ सकते हैं। ये ऊपर हैं जो मतलब सबसे बलवान, ये प्रधानमंत्री है, ये उसके नीचे उसका मंत्री, उसके मतलब नीचे ये भी एक मान लो कोई है मंत्री है, लेकिन ये कम पावरफुल है इसकी अपेक्षा, समझ रहे हो ना? तो इस तरह नीचे के क्रम में आप आ जाओगे, ये सबसे पावरफुल, उससे थोड़ा कम ये, उससे थोड़ा कम ये, उससे थोड़ा कम ये। तो यहाँ ऊपर वाला चाहेगा तो नीचे सबको हटा सकता है, ये चाहेगा तो अपने से नीचे सबको उनके विलयन से हटा सकता है। लेकिन अब ये चाहे सोडियम कि पोटेशियम के विलयन से मतलब उसको हटा दे तो नहीं हटा पाएगा। क्लियर? आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें। ये सारणी भी आप लोग याद कर लेना। अब हम लोग आगे चलते हैं। नोट में यहाँ कुछ लिखा गया है कि आप ऊपर देखिए धातु की सक्रियता श्रेणी याद कर लेना। ओके चलो, ये तो याद करने का मैंने नोट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पूरा नोट्स है ना, ये मैं आपको पढ़ने के लिए भी दूंगा। जो हम लोग की एप्लीकेशन है UPMSP स्टडी कर, ठीक है, ये आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना।
चलो आगे हम चलते हैं, अगली अभिक्रिया पढ़ते हैं। अगली जो अभिक्रिया है वो क्या है, वह है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में चलो हम लोग जान लेते हैं। देखो अभी हमने पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया केवल, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ हमें द्विविस्थापन पढ़ना है। द्वि मीन्स दो, यहीं से आपको मालूम चल रहा है। तो देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखो, जैसे AgNO3 है और NaCl है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो Ag जो है यहाँ से देखो विस्थापित होकर NaCl यानी Cl के साथ यहाँ पे आ गया है, और यहाँ जो सोडियम है यानी Na है वो NO3 यानी नाइट्रेट के साथ आ गया है, यानी एक दूसरे के आयन विस्थापित हो गए हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे दो चीज़ें विस्थापित हो रही है, यहाँ से एक विस्थापित हो रहा है, यहाँ से एक विस्थापित हो रहा है, तो इसमें दो चीज़ें विस्थापित होंगे। क्लियर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। सिंपल में ऐसे डिफिनीशन लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों के बीच, जिसमें दो लिख दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, दो आयनों के बीच आपस में आदान प्रदान होता है, उसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। और ये उदाहरण हो गया, इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण आपके बुक में भी दिए होंगे, आप याद कर लेना। बाकी हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बाद। ओके, अब मेन आता है, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को यहीं पे। एक मिनट माफ़ करना। चलो यहाँ पे ये क्या है हम लोग का, ये है उपचयन अभिक्रिया, जिसको आप ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, देखो यहाँ पे ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए यानी अधिकता हो जाए, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल सा डिफिनीशन है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, तो देखो यहाँ Mg था और यहाँ MgO हो गया, यानी Mg मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो यह उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, या ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी इसको आप बोल सकते हो। सिंपल, ठीक है, तो ये हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कापर के साथ ऑक्सीजन जुड़कर कापर ऑक्साइड बना लेता है, तो ये भी भाई कापर के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़कर कापर ऑक्साइड बनाएगा, यानी कापर के साथ ऑक्सीजन जुट गया तो यहाँ कापर का उपचयन हो गया। ठीक है, तो ये उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण और भी अगर याद करना चाहते हो तो आपके बुक में दिया होगा, कई सारे उदाहरण आप देख लेना और याद कर लेना। यहाँ सिंपल मेरा समझाने का ये तरीका था कि जहाँ पे भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए वह उपचयन अभिक्रिया होगा। सिंपल। चलो अगला, इसका उल्टा एक अपचयन अभिक्रिया, यहाँ वृद्धि हो रहा था, यहाँ पे कमी होगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखो ZNO यानी जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको CO को हम क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो देखो यहाँ जिंक अलग हो जाता है और जो ऑक्सीजन होता है कार्बन के साथ जुड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ देखो जिंक में से ऑक्सीजन हट गया, यानी यहाँ जिंक से ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया है, यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया है। सिंपल, काम खत्म। तो उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि, अपचयन में ऑक्सीजन की कमी। चलो आगे देख लेते हैं। अब देखो रेडॉक्स अभिक्रिया देखते हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों शामिल हो, यानी जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो और कमी भी हो। जैसे ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। जैसे देखो जिंक ऑक्साइड से मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा था, तो यहाँ पे हट रहा था यानी कमी हो रही, तो ये अपचयन हो गया, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया, अपचयन हो गया, और यहाँ मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका उपचयन हो गया। तो ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया का भी उदाहरण हो सकता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या हुई कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन दोनों अभिक्रियाएं हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड जब H2 यानी हाइड्रोजन से इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है कि देखो यहाँ कॉपर और जल का H2O का निर्माण होता है, यानी CuO से क्या हुआ कि ऑक्सीजन हट गया, यानी ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या आ गई, कमी आ गई, तो CuO का क्या हो गया, कमी मीन्स अपचयन, तो यहाँ CuO का क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक, और यहाँ H2 है, H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी इसका उपचयन हो गया। सिंपल, तो यहाँ अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं शामिल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। सिंपल, ठीक है। चलो अब
नोट में क्या लिखा है कि यहाँ अभिक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन की कमी के कारण, ओके वही लिखा गया कि यहाँ अभिक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन की कमी के कारण जो कॉपर ऑक्साइड है उसका अपचयन हो रहा है और ऑक्सीजन की वृद्धि के कारण जो हाइड्रोजन है उसका उपचयन हो रहा है। सिंपल वही लिखा गया है जो हमने अभी बताया। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला है हम लोग का संक्षारण। अब बस हम लोग का संक्षारण है और विकृत गंधिता है और आपका ये पूरा चैप्टर खत्म। शायद इधर कुछ क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन को भी चलो हम लोग देख लेंगे, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण देखो, आपने देखा होगा आप अपने मतलब घरों में भी कि जैसे लोहे में जंग लग जाती है, ठीक है, जंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब जंग लगकर उसका मतलब लोहा गिरने लगता है, ख़त्म होने लगता है, तो वही उसको बोलते हैं संक्षारित होना, ठीक है, तो ही संक्षारण होता है। जब कोई धातु, देखो डिफिनीशन क्या लिखोगे संक्षारण का, कि जब कोई धातु अम्ल या आर्द्रता, अम्ल या आर्द्रता मीन्स वही नमी के मतलब पानी के संपर्क में आती है, तो आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होने लगती है। इस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। जैसे देखो ये लोहे पे ये जंग लग गया है, जिसको हम लोग जंग लगना भी कह सकते हैं, जंग लगना, सिंपल, तो यही संक्षारण है। तो संक्षारण आपको समझ में आ गया। अब आगे हम लोग चलते हैं, विकृत गंधिता थोड़ा समझ लेते हैं कि ये विकृत गंधिता क्या होती है। देखो ये मतलब यहाँ ये पैकेट आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने ऐड किया है ये लेज, यानी एक मतलब कुरकुरे तो नहीं कहेंगे इसको, चिप्स कहेंगे, ठीक है, ये चिप्स का पैकेट है। तो चिप्स के अंदर देखे होंगे चिप्स थोड़ा रहता है और उसमें मतलब हवा भरी रहती है बहुत ज़्यादा। हम लोग अभी तक आप भी शायद समझ रहे होंगे कि उसके अंतर्गत हवा भरी होती है, लेकिन हवा नहीं भरी होती है। वो क्या होती है? वो नाइट्रोजन गैस होती है। अब नाइट्रोजन ही क्यों भरी होती है, हवा क्यों नहीं होती है, तो मैं आपको समझाता हूँ। अगर उसमें हवा भरी रहती है ना, तो हवा क्या होती है कि इसमें जो भी मतलब जैसे इसमें तो आलू का ही चिप्स बनता है ना, तो वो आलू से यानी मतलब वो आलू वसायुक्त होता है, उससे अभिक्रिया कर मतलब अभिक्रिया कर लेगा, जिसके कारण वो मतलब ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा और सड़ने लगेगा। तो ये तो भाई दिक्कत होगी ना, कंपनियों को काफ़ी घाटा होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि उसके अंदर हवा को निकाल कर कंपनियों के माध्यम मतलब मशीनों के माध्यम से कंपनियों में उसमें से हवा निकाल कर उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन क्यों भरते हैं? नाइट्रोजन इसलिए भरते हैं क्योंकि नाइट्रोजन मतलब एक अक्रिय गैस होती है। नाइट्रोजन अक्रिय गैस होती है। अक्रिय कहने का मतलब वो जल्द किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है, इसीलिए उसको भरते हैं। वह अभिक्रिया नहीं करेगी और मतलब उसमें जो भी मटेरियल है उसको सेफ रखेगी, सिंपल। इसी कारण नाइट्रोजन भरी जाती है, वायु नहीं भरी जाती। अगर वायु यानी ऑक्सीजन भरी जाती तो वो उसके साथ अभिक्रिया कर लेती और जल्द वह खराब हो जाता है, सिंपल। तो देखो विकृत गंधिता क्या होती है? तो वसायुक्त खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो वह उपचयित हो जाती है। उपचयित हो जाती है। उपचयित होने का मतलब क्या कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है। उपचयन जहाँ आ गया मतलब वहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है मतलब ऑक्सीजन ऐड होता है, जिसके कारण वह गंध देने लगती है। इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधिता कहते हैं, सिंपल। तो विकृत गंधिता क्या हुआ कि अगर ये मतलब चिप्स में मतलब जो चिप्स होते हैं, ठीक है, इस पैकेट के अंदर जो चिप्स होते हैं उनको बाहर हम 2-3 दिनों तक रख दे तो वह क्या होगा कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी और इसके कारण वो क्या होगा कि वो सड़ने लगेगा, खराब होने लगेगा। इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं कि पैकेट के अंदर रखते हैं और उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं जिससे वो अभिक्रिया न कर पाए, सिंपल। तो विकृत गंधिता यही हुआ कि जब वसायुक्त खाद्य सामग्री को लंबे समय तक हम ऐसे बाहर ही रख देते हैं तो वह क्या होता है कि वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने लगता है और जिसके कारण वह गंध देने लगता है। यही क्या होती है? यही विकृत गंधिता होती है। विकृत गंधिता मीन्स बुरा सा गंध, एक तरह से सड़ेगा तो भाई बुरा ही गंध आएगा, खराब गंध आएगा, बस काम खत्म। यही आपको लिख देना है। अगर विकृत गंधिता क्या है या विकृत गंधिता पर टिप्पणी लिखो, ऐसे आ जाए तो ऐसे आप लोग लिख देना, काम खत्म। अब चलो हम लोग नीचे कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया? चिप्स आदि के पैकेट में ऑक्सीजन न भरकर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ओके, वो तो मैंने बता ही दिया। नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और प्रायः अक्रिय गैस है जिसका परमाणु क्रमांक 7। चलो छोड़ो, ये तो अभी मैंने बता ही दिया। इधर हम लोग आ जाते हैं। इधर कुछ चीज़ें हैं। अब आपका ये प्रश्न कर लेते हैं। अरे यार, वो पेज नंबर 11, ये पेज नंबर 11 नहीं है क्योंकि पेज नंबर 11 का शायद हमने प्रश्न कर लिया, आप देख लेना। मतलब ये है आपकी एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर उसके बीच में ही ये कहीं पे प्रश्न है, ठीक है।
तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछ रहा है और फिर हम लोग इनको हम लोग समाप्त करते हैं। पूरा का पूरा ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो से हम लोग आपका जो इसमें अभ्यास के प्रश्न हैं, हम लोग अभ्यास के भी प्रश्न लगाएंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि ये केवल ये टॉपिक पढ़ा दे रहे हैं, काम खत्म। सबसे ज़्यादा जरूरी है अभ्यास के प्रश्न को लगाना, ठीक है। तो चलो हम लोग अभ्यास के प्रश्न लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये थोड़ा ये क्वेश्चन है इनको हम लोग कर लेते हैं और उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो से लगाएंगे अभ्यास के प्रश्नों को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रश्न क्या बोला है पहला, ये मैं थोड़ा देख लूँ, मेरे पास एनसीईआरटी बुक है कि ये पेज नंबर किस पे है ये क्वेश्चन। ये पेज नंबर पता नहीं यार, चलो छोड़ो, देखने खोजूंगा, यहाँ पे टाइम लगेगा, आप देख लेना। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ओके, हमें बोल रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो उसका रंग क्यों बदल जाता है। ओके, ये तो यार ये विस्थापन अभिक्रिया वाला उदाहरण मुझे लग रहा है, ठीक है। देखो लोहा मीन्स Fe, फेरम Fe, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, ये मीन्स कहने का मतलब कि कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है। तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4, ये कॉपर सल्फेट हो गया। विलयन में डुबाया जाता है तो उसका रंग क्यों बदल जाता है। तो देखो रंग इसलिए बदल जाता है कि यहाँ पे देखो, जब लोहा Fe जब अभिक्रिया करता है कॉपर सल्फेट से, यानी कॉपर सल्फेट में इसको डुबाएंगे लोहे को, तो वो क्या करेगा कि कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया कर क्या करेगा कि कॉपर को विस्थापित कर देगा। जो ये Fe है ना, वो कॉपर को विस्थापित कर देगा और क्या बना लेगा, FeSO4 बना लेगा। और विस्थापित क्यों करेगा, तो मैंने आपको बताया कि यह सक्रियता श्रेणी इसकी अभिक्रियाशीलता है या इसकी सक्रियता है कॉपर से अधिक है। आप लोग अभी सक्रियता श्रेणी जो मैंने पीछे बताया उसमें देखना, ये जो Fe है ना, वो कॉपर से ऊपर होगा। Fe जो है वो कॉपर से ऊपर स्थित होगा, यानी इसकी अभिक्रियाशीलता अधिक होगी। ऊपर स्थित मीन्स इसकी अभिक्रियाशीलता अधिक, तो इसकी अभिक्रियाशीलता अधिक है तो कॉपर सल्फेट की कम है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को ये विस्थापित कर देगा। इसलिए यहाँ पे कॉपर को हटा दिया है, यहाँ FeSO4 बना लिया और साथ में यहाँ Cu को साइड कर देगा, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है कि विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो विलयन का रंग इसलिए बदल जाता है क्योंकि यहाँ भाई आयरन सल्फेट का यहाँ विलयन बन गया। तो आप लोग इसका आंसर कैसे लिखोगे, आंसर ऐसे लिखोगे कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर आयरन सल्फेट का विलयन बना लेता है, जिसके कारण विलयन का रंग बदल जाता है, ठीक है। क्यों बदल जाता है, तो भाई ये अब आयरन सल्फेट का विलयन बना लिए तो सिंपल है, पहले कॉपर सल्फेट का विलयन तो उसका रंग कुछ अलग होगा और इसका कुछ रंग अलग होगा। भाई लोहा भूरा टाइप का होता है ना, तो भूरा टाइप का लगभग इसका रंग होगा, इसी का रंग बदल जाता है। तो यही आप लोग लिखोगे कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर आयरन सल्फेट बना लेता है, जिसके कारण उसका रंग बदल जाता है, काम खत्म। क्रियाकलाप द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण छोड़ो, ये तो ठीक है। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित, ओके, यहाँ उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। ओके, और दो ठे हमें दिया हुआ है। उपचयित, देखो जहाँ आपको उप दिख जाए मीन्स वहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि यानी अधिकता, और अप दिख जाए यानी अपचयन, तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी, सिंपल। तो यहाँ देखो 4Na और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर NaO यानी सोडियम ऑक्साइड बना ले रहा है, यानी यहाँ सोडियम है क्या और यहाँ सोडियम ऑक्साइड है, यानी सोडियम के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, यानी यहाँ क्या हुआ, इसका यहाँ पे उपचयन हो गया, उपचयन हो गया या उपचयित हो गया, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ सोडियम क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। यहाँ CuO और यहाँ पे H यानी आपका हाइड्रोजन है। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो देखो कॉपर और H2O बनाते हैं। तो देखो CuO का क्या हुआ भाई, कॉपर ऑक्साइड से आपका ऑक्सीजन हट गया, यहाँ कॉपर केवल बचा, तो ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन की कमी मीन्स यहाँ इसका अपचयन हो गया, यह क्या हो गया, यहाँ पे अपचयित हो गया। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन का उपचयन हो गया, सिंपल, काम खत्म। यही केवल उपचयन कहाँ हो रहा है, अपचयन कहाँ हो रहा है, ये पहचानना है। तो जहाँ O2 की वृद्धि हो वहाँ उपचयन हो रहा है, यानी वही उपचयित वो पदार्थ होगा, और अपचयन मीन्स जहाँ O2 की कमी हो, काम खत्म, यही पहचानना था। तो ये रहा पूरा का पूरा आपका चैप्टर समाप्त, ठीक है, हो गया इंड। दो वीडियो में
केवल एक ही वीडियो में इंड हो जाता है। लेकिन चूंकि हमने क्या किया कि थोड़ा डीप में पढ़ा है, पिछला वीडियो हमने काफ़ी डीप चला गया था पिछला वीडियो, तो आप पिछले वीडियो को देख लेना। और इसमें मैंने ये पूरा का पूरा नोट्स तैयार कर लिया था, इसलिए उतना पढ़ाने में टाइम नहीं लगा। अगले वीडियो से जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बाकी इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही जो हमारी एप्लीकेशन है यूपीएससी स्टडी, इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ आपको बहुत सारे नोट्स, स्टडी मटेरियल, नोट्स, उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।